आदरणीय आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि कौन पहले हैंड रेज़ करेंगे और किसके मुखार बिंदु से हम भविष्य की योजनाएँ और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे। साथ में जी, जी। आदरणीय पवन कुमार सर, कृपया। जी, धन्यवाद दिनेश जी। बहुत अच्छा चर्चा चल रहेगी और मुझे आशा है कि सबका योगदान इसमें रहेगा। चर्चा के माध्यम से अपने विचारों का प्रवाह सब साथी देंगे, तो साथ मिलकर के ताली दोनों हाथ से बजती है। तो एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, दोनों हाथ से ताली बजाना अनिवार्य है। मैंने अपना हैंड रेज़ इसलिए किया है क्योंकि मुझे कुछ समय बाद बाहर निकलना होता है, तो फिर मुझे सुनाई नहीं देता है। कल भी मैं नहीं सुन पाया, हालाँकि मैं जुड़ा था लेकिन बीच में क्योंकि गाड़ी चल रही थी तो फिर पूर्ण रूप से हम नहीं सुन पाए। लेकिन मेरा मानना है कि एक शुरुआत के रूप में निश्चित रूप से हमने इस कार्य पर निश्चित सभी ने अपने विचार दिए हैं, कल के जो भी विचार आए हैं और उस विचारों में से एक विचार जो आज भी चर्चा हुआ है, वो ये है कि हमारा जो योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से या हम अपने सामाजिक जीवन के माध्यम से जो भी कार्य करते हैं, उसमें 2 तरह से हम कार्य करते हैं। एक है व्यक्तिगत रूप से मैं अपने परिवार में अपने लिए क्या-क्या चीज़ें कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, उसके बारे में बातचीत होती है। दूसरा है सार्वजनिक रूप में पब्लिक के लिए समुदाय के लिए, तो उसकी दूसरी चीज़ ये है। मुझे लगता है कि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अकेला कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, तो दोनों चीज़ों के बीच में तालमेल बनाना ज़रूरी है। मैं विशेष रूप से जो कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से करने वाले या सामूहिक कार्यक्रम के ऊपर कुछ जानकारी देना चाहूँगा संक्षेप में और जितनी मुझे जानकारी है, उसके आधार पर मेहरा जी ज़रा म्यूट कर लीजिएगा, आप आवाज़ आ रही है डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी, धन्यवाद। तो जो जानकारी है, कल मैं जिस संस्थान में गया था, राष्ट्रीय एक संस्थान था जो कि फूड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और उनके साथ जब हमारा परिचय हुआ, काफ़ी देर उनके साथ मीटिंग हुई, तो उनका हमारे साथ मिलकर के कार्य करने की आगे योजना तो चल ही रही है। लेकिन उनके बच्चों से हमारी मुलाकात, जो स्टूडेंट्स थे, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि ये बच्चे अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग जगह पर गए हुए थे। तो मैंने पूछा कि क्या करने के लिए गए हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम ये बच्चे जो हैं, इनको हम एक गाँव में भेज रहे हैं, अलग-अलग जगह पर। तो संभवतः हर एक गाँव में 2, 3, 4 ऐसे बच्चे गए होंगे और वहाँ पर उन्होंने ग्रामवासियों के साथ मिल कर के उनकी बात सुनी होगी, अपने अनुभव बताए होंगे और इस तरह से करके कुछ न कुछ उनको भी एक ग्रामीण परिवेश का एक अनुभव मिला होगा और उनके जो अनुभव हैं इस राष्ट्रीय संस्थान में फूड टेक्नोलॉजी के प्रोसेसिंग से संबंधित जो लोगों के क्रियाकलाप हैं, लोगों की जो परेशानियाँ हैं, शायद उसको भी सुना होगा और उसके आधार पर हो सकता है कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए हों। मुझे लगता है कि ये विचार बहुत अच्छा है कि ऐसे छात्र जो कि राष्ट्र के सबसे अच्छे संस्थान में फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्योंकि हमारे किसान का जो ज़्यादातर जो फल सब्ज़ी है उसमें से काफ़ी कुछ मात्रा में बर्बाद हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है और उसको फिर या तो फेंकना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तब भी उसका दाम अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे गाँव में अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती है, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, कि हमारे उत्पाद के हम जो हमारा निकलता है, उसको रॉ से हम उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में ले आएँ, प्रोसेस्ड फॉर्म से फिर उसकी हम मार्केटिंग करें, तो शायद उसके अच्छे हमें दाम मिल सकते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा चीज़ होती है, ऐसी संभावनाएँ होती हैं कि कोई छात्र आते हैं और वो आके अपने किसी गाँव में प्रवास करें 2, 3, 4 दिन के लिए, तो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो छात्र आएँ या उनकी फैकल्टी आए। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस गाँव में रहने वाले लोगों की क्या रुचि है, क्या इच्छा है और क्या उनकी माँग है कि क्या ऐसा होगा हो तो उनको फ़ायदा होगा। तो ऐसा अगर कोई हमारे बीच में से किसी योगाहार सदस्य अपने गाँव में सामूहिक रूप से ऐसे छात्रों को बुलाना चाहें, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहें और फिर एक और चीज़ उन्होंने बताई थी कि ये जो है
कोशिश करते हैं कि एक ही गाँव में वो केवल एक बार नहीं जाएँ, वो हर साल जाके कम से कम 2-3 साल तक के उसी गाँव में जाकर के वहाँ पर उनके साथ संवाद करें। तो हम जो जैविक ग्राम की परिकल्पना कर रहे थे अभी 2 साल पहले, उसमें कुछ चर्चाएँ भी हुई थी, उसमें वार्तालाप भी हुई, उसमें हमने कहा भी, जो किताब के रूप में इन्होंने उनियाल जी ने अपना डॉक्यूमेंट भी किया कि जैविक ग्राम कैसे बने, तो ऐसे ही हमारे गाँव के विभिन्न आयामों पर हम अपने साथ में गाँव के लोगों के साथ सामूहिक रूप से कुछ रूपरेखा तैयार करते हैं। तो जो हमारे उसमें एक वक्ता आए थे, हीरालाल जी, आईएएस जो हैं, उन्होंने मॉडल ग्राम की, आदर्श मॉडल ग्राम की परिकल्पना के बारे में हमें बताया था। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि कुछ जब तक है कोई इंटरैक्शन समुदाय लेवल पर, गाँव लेवल पर नहीं होता है और ये माँग आधारित नहीं होगा, तो फिर उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। तो मेरा अनुरोध आपसे है कि आपके जो भी योगाहारी सदस्य अपने ग्राम के बारे में चिंतित हैं, गाँव के विकास के लिए प्रयासरत हैं, वो इस विषय के ऊपर सोचें, अपने विचार दें और उसके लिए वो क्या व्यवस्था करेंगे वहाँ पर, अगर ये कुछ लोग आ गए, तो उसके बारे में अपने विचार बताएँ। उदाहरण के लिए व्यवस्था कुछ ज़्यादा नहीं है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि ये बच्चे जो आएँगे, इनको हम 4 बच्चे आ गए, इनको हम 4 अलग-अलग घरों में, हम ग्रामवासी अपने घर में ही इनको ठहरा देंगे। एक तो समाधान, रहने की समस्या का समाधान हो गया। साथ में आप उनको खिला भी देते हैं, और भी अच्छा हो गया। बाद में आपको इनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए आपने एक व्यवस्था कर ली कि गाँव की मीटिंग हो रही है, उसमें ये अपने अनुभव बता दें। बच्चों के पास आजकल सब जगह कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ये अपने प्रेज़ेंटेशन दिखा सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी जो इन्होंने संस्थान ने विकसित की है विभिन्न तरह के, विभिन्न क्षेत्रों में, अलग-अलग प्रोडक्ट्स के साथ, उसको दिखा सकते हैं। आप गाँववासी अपनी समस्या बता सकते हैं कि मेरे वहाँ फलाना फसल होती है, इसका हम उचित दाम, वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे करके एक इंटरैक्शन अगर होता है, मुझे लगता है कि हमारे गाँव के जो लोग हैं, जिनको इस संस्थान में पढ़ने का मौका नहीं मिला है, शायद उनको इस संस्थान के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में और उनकी गतिविधियों के बारे में एक बड़ी अच्छी जानकारी मिल पाएगी, और जो समस्याएँ वो देंगे, जिसका समाधान नहीं होता है, अगर वो सही रूप से चिह्नित हो गई, तो वो छात्रों से अनुरोध किया जा सकता है कि ये समस्या हमारी बरकरार है, इसमें हमें समाधान चाहिए, और हम संस्थान से अनुरोध करते हैं कि वो इस विषय में आगे चल कर के अगली बार जब वो आते हैं, या उससे पहले भी जब भी व्यवस्था हो, तो हमें इसका उचित समाधान दें। तो ये एक प्रस्ताव के रूप में मुझे लगता है कि हमारी इस योगाहार परिवार के जो सदस्य हैं, गाँव विकास के प्रति जो चिंतित हैं अपने, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी होगा, और ये प्रस्ताव के रूप में, अगर गाँव की तरफ से एक प्रस्ताव के रूप में अ, जिला प्रशासन की तरफ से संस्थान को जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुझे लगता है कि वो संस्थान साहब। बहुत खुश होकर के अपना योगदान देने के लिए तैयार रहेंगे, और अगली बार में, अभी तो पता नहीं अभी क्या होगा, तुरंत तो नहीं आएँगे, जो भी उनकी साइकिल होगी उसमें वो निश्चित रूप से आएँगे। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी इस विषय पर सोचते हैं, उसमें और सोचें। मैं भी अभी उनके कार्यक्रम के बारे में और जानकारी लेने का प्रयास करूँगा, और उनकी सारी संभावनाओं को देखने का प्रयास करूँगा। एक उनका जो प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, सिग्नोरिया जी ज़रा म्यूट कर लीजिए, आपका ऑन है। एक प्रोडक्ट जो मैंने देखे, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पर देखे, तो जगह पुनीलाल जी। मैं उनका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो मैंने देखा, वो ये था जामुन। जामुन की उन्होंने आइसक्रीम बना रखी थी। जामुन के बारे में मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ये क्या हो, क्योंकि ये 20 दिन 50 30-40 दिन की क्रॉप होती है, और इसकी स्टोरेज लाइफ बहुत कम होती है, तो इसको स्टोर करने में बड़ी परेशानी होती है। इन्होंने उसकी आइसक्रीम बना के उसका वैल्यूडेशन कर दिया, मैंने भी उसका खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो साल क 6-7 महीने उसकी शेल्फ लाइफ रहते हुए, ये कार्य बहुत अच्छी तरह से चलता है। इस तरह से मिलेट के कुकीज़, मिलेट के कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी वहाँ पर देखने को मिले, और विभिन्न तरह की, सैकड़ों तरह की टेक्नोलॉजी इनके द्वारा विकसित की गई है, और
वहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। अनेकों तरह की अनेक तरह की वेस्ट का भी जो है छिलका, संतरे के छिलके से भी उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बना लिए थे। तो केवल उत्पाद ही नहीं बल्कि वेस्ट का भी उन्होंने सदुपयोग करके उसको भी किसी न किसी रूप में जिसको कि मार्केट किया जा सकता है उसको किया गया। और इस संस्थान में कुछ छात्र ऐसे भी थे जो स्टार्टअप के रूप में काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर उद्यमिता की वजह से कोई परेशानी होती है, कोई प्रोडक्ट बनता है और उसमें उद्यमिता लाना है, तो ये स्टार्टअप्स भी उसके साथ जुड़ते हुए शायद उसकी मार्केटिंग करने में भी योगदान कर सकते हैं। केवल जो उत्पाद जिनका प्रसंस्करण किया जाएगा, उसी पर ही ये संस्थान डील करेगा। अगर कोई कहे कि मुझे गेहूँ की मार्केटिंग करना है, तो शायद ये नहीं कर पाएँगे। उसके बाद आपने कहा कि मुझे ये टमाटर की खेती है, इसकी मार्केट करनी है, तो शायद ये नहीं कर पाएँगे। तो प्रसंस्करण वाली जो चीज़ें हैं, उसका निश्चित रूप से ये आगे चलते हैं और इसमें अच्छा कार्य करते हैं। इनकी बहुत अच्छी लैब्स हैं। हमने सारी लैब्स को घुमा, इनकी सारी लाइन को देखा, इनकी मशीनरीज़ को देखा। तो ये बड़ा अच्छा संस्थान करीब तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि आपके ज़िले के जो प्रधानमंत्री प्रोसेसिंग वाले जो हैं, जैसे हमारे मनीष सोनी जी नर्मदापुरम में हैं, उनको भी इसके साथ अगर सम्मिलित किया जाएगा, तो उस गाँव के विकास को प्रशासन के माध्यम से एक नई दिशा मिल सकती है और वो एक आदर्श ग्राम आपके जिले के लिए, आपके तहसील के लिए, विकासखंड के लिए की तरफ बढ़ने के लिए वो अग्रसर हो सकता है और इस तरह से आपके उत्पादों को एक समग्र रूप से एक पहचान भी मिल सकती है और उसका जो वेस्टेज होता है या लॉस होता है, उसमें भी कुछ कमी आ सकती है और उसके और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो मेरी ये चीज़ जो मैंने कल देखी है, जो मुझे समझ में आई, जो योगाहार के सदस्यों के लिए यो उपयोगी हो सकती है, उस पर ये कुछ विचार थे जो मुझे लगा कि आज मुझे शेयर करना चाहिए। और ये प्रासंगिक इसलिए भी है क्योंकि हमने जो आज हम चर्चा कर रहे हैं और जो कल चर्चा की थी, वो ये है कि आने वाले समय का भारत कैसा हो? तो आने वाले समय के भारत की एक कड़ी ऐसे फूड प्रोसेसिंग के कृषि के साथ ही उसके प्रसंस्करण करके, उसके उपयोगी चीज़ें बना के कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के, उसकी वैल्यू को ऐड करके, वैल्यू एडिशन करके हम आगे निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं और यही हमारे सपनों का भारत है। यहाँ अपनी उत्पादकता हमारी जो ग्राम स्तर पर जो हमारी चीज़ें हैं, ग्राम का ही जो स्वराज्य का सपना है, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और ये एक कदम इस तरफ हो सकता है। तो ये संक्षेप में मैंने आज अपनी बात बताई है, जो मुझे लगी है और ये मॉडल मुझे लगता है कि केवल एक ही संस्थान के साथ ही नहीं, बल्कि अनेकों संस्थानों के साथ किया जा सकता है, जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसके साथ हम तालमेल कर सकते हैं और जिसको हम सरकार के साथ मिलकर के आगे समन्वय के रूप में आगे ले जा सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए, अपने योगदान को समझते हुए और इसमें सबको साथ लेकर के चलने की जो वो है उसको लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है कि कोई चीज़ जो मुझसे छूट गई होगी, मैं उसको अगली बार करूँगा और इसमें अगर कोई प्रश्न होंगे, तो आने वाले दिनों पर मैं जब और जानकारी मुझे मिल जाएगी, तो उसको भी लेके मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हो जाऊँगा। जी, धन्यवाद। नमस्कार। जी, धन्यवाद सर और ये वास्तव में राम राज्य की जो परिकल्पना है, उसी को साकार करने के लिए एक कदम है कि हम अपने ग्राम राज्य को सुव्यवस्थित करें और इस क्षेत्र में समृद्धि लाएँ और ये हम इसमें सफल हों। इससे तो आपने ये आज की वार्ता का एक पहलू भी छोड़ दिया है, जिस पर आदरणीय सदस्य अपना अपनी वार्ता रखें, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। हैंड रेज़ करें और साथ ही में ये भी आदरणीय पवन सर से एक प्रश्न के रूप में भी है कि कल ही परसों मेरी वार्तालाप हो रही थी कुछ मित्रों से, युवा हैं और वो ऑर्गेनिक जो फूड प्रोड्यूस है, उसको मार्केटिंग करने, उसको उगाने की दिशा में बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं तक नहीं कि वो उसको मार्केटिंग करें बल्कि वो चाहते हैं कि हम प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक फ्री कैसे उसे उसे करें। यानी पैकेजिंग की व्यवस्था को भी वो चिंतन मनन कर रहे हैं और लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। तो अगर ऐसी भी कोई व्यवस्था हो जो पैकेजिंग हमारी प्लास्टिक फ्री हो या उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि मजबूती की या जो सस्टेनेबल पैकेजिंग की भी बड़ी दिक्कत है। तो इस दिशा में वो लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि योगाहार के साथ बढ़ कर के, मिल कर के आप अपनी वार्ताओं को, अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो अगर किन्हीं भी महानुभाव के पास ये बात हो जी 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 दिनेश जी, बहुत सुंदर ये जो है ये भी एक बहुत सुंदर आयाम है। उस संस्थान में मैंने ये भी देखा कि जो भी वेस्ट मटेरियल था, छिलके थे या कोई और चीजें थी, तो उससे भी उन्होंने ये पैकेजिंग मटेरियल बना रखा है उसके ट्रांसपोर्ट करने के ऊपर, और प्लास्टिक फ्री बना दिया है, और उस पर भी उनका कार्य चल रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का हिस्सा हैं, और कुछ चीज़ों को वो स्टार्टअप के रूप में भी सहयोग कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स उनके साथ जुड़े भी हैं, कई सारी चीज़ों को वो कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर उनका ये है कार्य। तो आने वाले समय पर मेरा विचार ये है कि उनके साथ मेरा और समन्वय जब हो जाता है, तो मैं उनके संस्थान के कुछ एक जो है विशेषज्ञों को इस मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, और उनके माध्यम से सुनेंगे कि उन्होंने कौन-सी तकनीकें विकसित की हैं, क्या-क्या उन्होंने कार्य किए हैं। और ऐसे अवसर पर जो हमारे लोग जिनके साथ आपकी वार्ता हुई है, उनको भी अगर हम बुला लेते हैं, तो इनका आपस में भी ये चीज़ों को हम विस्तारीकरण कर सकते हैं और लोगों को इसका लाभ दिला सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और जो बिंदु आपने रखे हैं वो वास्तव में महत्वपूर्ण भी हैं, सीखने की दिशा में भी हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे और साथ ही आगे बढ़ेंगे आदरणीय सदस्यों की जो विचार आ रहे होंगे आज के बिंदु पर, जो आदरणीय पवन सर ने रखे हैं ग्राम स्वराज को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस पर कृपया हैंड रेज़ हो तो मैं आप तक पहुँचूँ क्योंकि है आपका हैंड रेज़ होना एक तरह से आपका एड्रेस है ताकि मैं सही एड्रेस पे पहुँच सकूँ। तो इसी इसी निवेदन के साथ आदरणीय प्रणाली मराठी दे दीजिए आपके पास। जी, दीदी। जो नए सदस्य जुड़े हैं उनको भी हम आमंत्रित कर लें दिनेश भैया। ओम जी, जी। सदन को सादर वंदन प्रणाम। अभी अभी आदरणीय पवन कुमार सर जी ने बताया है कि अयोध्या में जो भगवा ध्वज लहरा रहा है उसके उस संकल्प के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे क्षेत्र में मैंने यह ठान लिया है कि मैं जिस जिस स्कूल में जाऊंगी 20 स्कूल मेरे पास है, उस स्कूल में योग को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। वहाँ के टीचरों को योग के लिए प्रवृत्त करूंगी। उसी प्रकार सेंद्रिय खेती और हमारी भारतीय संस्कृति और ये जो राम राज्य के विचार है प्रयास करूंगी। बहुत कठिन है लेकिन मैं प्रयास तो ज़रूर करूंगी और जितना जो कुछ करना संभव है। अभी अभी हमारे यहाँ मकर संक्रांति के समय बहुत सारी महिला इकट्ठा होकर हल्दी कुंकू ऐसा समारंभ करती है। उन महिलाओं को भी मैं इस विचार को मार्गदर्शन करूंगी इस विचार का। ओम प्रणाम। ओम। जी, दीदी बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आपका जो संकल्प है, वो हमें ऊर्जा देता है और आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और जैसे आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने कहा है कि जो नए सदस्य हैं और अगर नए सदस्य हैंड रेज़ करेंगे तो और अच्छा रहेगा कि हम उन तक जा पाएँगे। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर डीडी शर्मा सर, आप तक मैं पहुँचता हूँ। जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस समय हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र किन्नौर के भ्रमण पर हूँ। तो ये ज़्यादा विषय क्या था वो तो मैंने मुझे इससे लिख के तो पता लगा, लेकिन अब ये पवन जी ने जो कहा ग्राम स्वराज, तो ये ग्राम स्वराज का तो एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे खास करके भारतीय संस्कृति और हमारे देश के लिए। जब तक ग्राम स्वराज को हम असली रूप नहीं देंगे तो हमारे गांव के जो लोग हैं, युवा है, और जो इन्होंने बात की कि हमें इसे राम राज्य तभी हम इसको सफल बनाने में कामयाब होंगे
यदि हम उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा है, सरकार वहां तक किसी भी माध्यम से पहुंचे, चाहे आपके कोई एनजीओ है, कोई एफपीओ है, जो भी योजनाएं हैं। और आज हमारे जो युवा है वो उस रोजगार के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको समस्या आ रही है। तो स्वरोजगार की जो बात की, ग्राम स्वरोजगार, और यही हमारा जो एक राष्ट्र निर्माण है। और सही मायने में कहें तो हमारा अगर ग्रामीण क्षेत्र को आगे ले जाना है तो उसमें हमें उनकी समस्याओं को, खेती बाड़ी को, और दूसरे जो स्वरोजगार की योजना है जो समय समय पर सरकार भी चलाती है, या बहुत सारे जैसे पतंजलि योगपीठ का इसमें बहुत ज़्यादा आज रोल अदा कर रही है ये संस्था। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ये जो हमारी ये मंच है जो आज 1615वें दिन में 72वें दिन में प्रवेश कर गया है, और इसके माध्यम से कितने लोगों को इसका प्रभाव पड़ा है और कितने लोगों ने इसको अपनाया है इसके माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्राम स्वरोजगार स्वराज ग्राम स्वराज तभी कामयाब होगा यदि यहाँ हम गाँव में प्रत्येक व्यक्ति के रोजगार, उसकी आर्थिक उन्नति के बारे में हम जो है सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। यही मेरा आज का विचार है। धन्यवाद। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सुविचार है और इस दिशा में हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला कदम हो इसी तरफ आगे बढ़े। और जैसे कहा गया कि दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज कबहु न व्यापा। तो इस तरह की जो सभी विडंबनाएँ हैं इसको भी हमने दूर करना है। इसी इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय शशिकांत तिवारी जी तक पहुँचते हैं। जी, आप इस दिशा में अपनी विचार रखिएगा। जी, सदन को प्रणाम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ग्राम स्वराज के लिए ये बहुत अच्छा कदम रहेगा, फूड प्रोसेसिंग वाला। तो इसके लिए मैं 3-4 पंचायतों में ले जाना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा हमको? जी 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 आदरणीय जी पवन सिंह। दिनेश जी। हाँ, मैं अभी देखिए मैंने अभी केवल विचार दिया है। मैंने ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे। सैद्धांतिक रूप से उनकी सहमति हुई है कि अगर कोई डिमांड आती है, रिक्वायरमेंट आती है, तो वो उसको कंसिडर करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हम उनके साथ अब बहुत अच्छी तरह से आगे कार्य करने वाले हैं। और तो सैद्धांतिक रूप से मैंने जितनी भी चीजें कही हैं, उसमें केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ग्रामवासी अपनी क्या तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनका व्यवस्थाएं क्या होंगी, उनकी समस्याएं क्या हैं। इस सब चीजों को अगर आप लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख लेते हैं कि मेरे गांव का आकलन ये है, यहाँ पर ये चीजों की मुझे समस्या है, या यहाँ पर मैं इस चीज के बारे में और करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, और मेरे गांव में इतने लोग हैं, इतने परिवार हैं, इतनी एकड़ जमीन है, इसमें से इतना मेरा उत्पादन होता है, और इस चीज का प्रसंस्करण के क्षेत्र में यहाँ पर मुझे लगता है कि ये संभावनाएं हैं। और यहाँ पर हम इस तरह से सामूहिक रूप से आप सबके जो एक्सपर्ट आते हैं या जो छात्र आते हैं, उनके साथ हम मिलकर के संवाद करना चाहेंगे। शुरुआत में हम अपने बारे में बताना चाहेंगे, और हम उन समस्याओं को जिनको हमने चिन्हित किया है, उसको समस्या भी आपको बताएंगे। अगर समाधान मिल गया बहुत अच्छा है, अगर समाधान नहीं मिला और उनके संस्थान के अन्य लोग जो उस समय नहीं आए हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं तो वो दें। साथ में यहाँ की स्थिति को देखते हुए उस संस्थान के जो छात्र और फैकल्टी आएंगे, के साथ हमारा संवाद होगा, उनके तरफ से सुझावों को भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि उन उत्पादों की मार्केटिंग व्यवस्था वगैरह बनाने के लिए जो उनके स्टार्टअप्स हैं, उनका भी सहयोग हमें मिल सके।
ये मैंने आपके तरफ से एक पत्र का प्रारूप जैसा पढ़ दिया है। तो आप इसके बारे में अगर जी, विचार करेंगे, मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी चीज़ों को आप आत्मसात करते हुए चर्चा कर पाएँगे, सोच कर देंगे और उसके आधार पर जो आंकड़े हैं, उसको भी कुछ इकट्ठा करते हुए, जिससे कि लगे कि जी, हमारे योगाहार परिवार की तरफ से जो भी लोग हमारे साथ इस चीज़ में संवाद कर रहे हैं, वो खाली ऐसा ही नहीं है, वो पूरी तैयारी जी, कर रहे हैं। वो तैयारी के साथ अपनी तैयारी करेंगे और अपने केवल उनको ज्ञान नहीं लेना है, जो लोग आए हैं उनके आदर-सत्कार में वो क्या करेंगे? आपको उनके और जगह के मुकाबले में 10 गुना आगे बढ़ना है, 10 कदम आगे बढ़ना है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसी आप तैयारी अगर करेंगे, तो यहाँ पर ये लोग आके आपको बहुत अच्छी तरह से सहयोग करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि हमारी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से हमें ताली बजाने की ज़रूरत है। तो ऐसा जी, अगर हम जी, तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से हम फिर संवाद जब करेंगे, तो हमारी जो गुणवत्ता होगी, हमारे बात करने की गुणवत्ता में 4 चाँद लगेंगे और आप औरों के मुकाबले अलग से शाइन करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा निवेदन है। जी। ये बहुत अच्छे विचार हैं। जब हम किसी से कोई चीज़ लेना चाहेंगे, अगर लेंगे, जब हम उनका आदर सम्मान उनके सारी चीज़ों में अच्छा उनको नहीं करेंगे, तो हम उनसे कैसे कुछ ले पाएँगे? और दूसरी बात ये है कि हमारे क्षेत्र में कटहल बहुत ज़्यादा होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए। दूसरा गोभी, मटर, टमाटर, करेला ये बहुत होता है दूसरे क्षेत्र में। तो इन्हीं की प्रोसेसिंग के लिए हम चाहते हैं। जी, जी, ये उसका कटहल वगैरह के तो अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने लग गए हैं, एक सुपर फूड की भी उसको दर्जा दिया गया है, मैंने उसके कुछ प्रोडक्ट्स देखे भी वहाँ पर। तो लेकिन अब आपने आँकड़े इकट्ठा करने हैं कि ये बहुत का मतलब क्या है? बहुत का मतलब क्या है? 100 पेड़ हैं या 1000 पेड़ हैं, 10,000 पेड़ हैं? उनका उत्पादन कितना है? 100 किलो है, 1000 किलो है, 1 लाख किलो है? कितना उसमें जी, से जी। बिक जाता है, कितना उसका बर्बाद हो जाता है? क्या करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? तो थोड़ा-सी इसमें थोड़ा-सा और आँकड़ों के साथ हम इकट्ठा करेंगे, तो फिर हम बहुत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मेरे पास 1 लाख किलो है, अनुमानित। 10,000 इधर-उधर हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20,000 भी इधर हो जाए, कोई बात नहीं। अब इसका प्रसंस्करण करके कितना हम हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, इसके बारे में फिर आगे चर्चा की जा सकती है। जी, जैसे जी, एक उदाहरण के जी, तौर ये इसका आंकड़ा मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। संस्थान कौन-सा संस्थान है सर? ये संस्थान का नाम है निफ्टेम्स सोनीपत कुंडली हरियाणा। जी, धन्यवाद। जी, जी। जी, और इसी क्रम में ये बात स्पष्ट है कि जब हम अपने गाँव का विज़िट कर रहे हैं और इस उद्देश्य से कि जो राम राज्य का जो प्रथम सोपान ग्राम स्वराज्य है, तो वहाँ के हम सभी आंकड़ों को इकट्ठा करके कि किस क्षेत्र में हम कितने आगे हैं, किस क्षेत्र में हम गुंजाइश के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जब इस वार्ता को आगे आंकड़ों के साथ रखेंगे, तो आंकड़े अपने आप बोलेंगे और आंकड़ों के साथ ऐसे स्टार्टअप्स का स्वागत होगा। इसी क्रम में हम स्वागत करते हैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी आपका, आप बात रखिएगा। ओम सदन को सादर प्रणाम। मैं आज थोड़ा लेट जोड़ा था इसलिए बहुत ज्यादा नहीं सुन पाया हूँ मैं, किंतु जो अयोध्या में ध्वजारोहण जो परसों हुआ है उसके संबंध में 2 मिनट की बात मैं करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी बात है, बहुत से लोग तो शायद उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस तरह की बात हमारे यहाँ एक सन 1980 में एक संत हुआ करते थे, उनको हम बोलते थे कालिकानंदी ब्रह्मचारी। तो वो एक बात बार बार बोलते थे, मुगलों ने हम पे जब आक्रमण किया था तो सिर्फ आक्रमण ही नहीं किया था, उन्होंने हमारी देवी देवताओं की शक्तियां जो थी उनको गौर गाय के रक्त से सिंचित करके मंदिरों की नींव में दबा दिया था। ये वो हमेशा बोला करते थे और उन्होंने तभी बोला था कि एक समय आएगा, मगर उन्होंने जो क्रम बोला था वो क्रम बराबर नहीं आया। उन्होंने बोला था कि काशी के मंदिर में और फिर अयोध्या के मंदिर में और कृष्ण मंदिर में ये विशेष शक्तियां दबी हुई हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्रम दिया था काशी के मंदिर का, किंतु
यहाँ प्रथम हुआ है अयोध्या के मंदिर से। उन्होंने बोला था कि अयोध्या में एक मस्जिद गिरेगी, उसकी नींव खुदेगी, उसका पूजन होगा और हमारे देवी देवताओं की शक्तियां फिर से जागृत होगी और राम राज आना शुरू हो जाएगा, भारत विश्व में नंबर 1 बन जाएगा। ऐसा वो हमेशा बोला करते थे। ऐसे ही मैंने देखा कि गायत्री के जो अ, मतलब जनक शर्मा जी मतलब महाराज जी हैं, उनकी एक किताब है भविष्य दर्शन में कि भारत और दुनिया का भविष्य क्या होगा। वो बड़ी लंबी किताब है, मेरे पास है भी, वो पढ़ी भी है मैंने। उसमें भी इस तरह की बात है कि भारत आज नहीं कल विश्व गुरु बनने की कगार पे है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये बात अतिशयोक्ति लगे, किंतु मेरे जीवन में हुआ है। तो मैं जब ध्वजारोहण हुआ तो मेरे मन में बार बार आ रहा है कि ये राम राज की शुरुआत, भारत के विश्व गुरु बनने की शुरुआत हो रही है। और हम जो ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, तो जब ग्राम स्वराज होगा, गांव का एक एक आदमी अपना एक रोजगार डालेगा, तो उत्पादन इतना होगा कि हमें अपना सामान दूसरे देशों को भेजना पड़ेगा। और तब जब हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज अमेरिका सबसे आगे क्यों है? क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है और सामरिक स्थिति अच्छी है। हम देख रहे हैं कि मोदी जी के राज्य में हम लोग अंतरिक्ष हुआ, युद्ध के कौशल हुए, और जिनको एंटीप्योर बोलते हैं, यानी नई चीजों का इनोवेशन करने वाले लोग भारत में अति तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनकी बातों में जो मैं सुना करता था वास्तविकता थी। हालांकि 2-3 चीजें और भी बोल रहे थे, बाद में बोलूंगा किसी दिन। वो जो बोला करते थे कि जब भारत चीन युद्ध क्यों हुआ था, वो कहते थे कि हिमालय में एक सांग्रीला घाटी है, वहां संत ऐसे होते हैं जो कभी मरते ही नहीं है। उनके संत के कारण भारत चीन का युद्ध हुआ था, वो एक अलग विषय है। किंतु आज जो मैंने रखा, शायद आप लोगों को विश्वास हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद। जी, आदरणीय, ये निश्चित ही ये बात है कि हमें हमारी जो आस्था है और उसमें जब हम प्रगाढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक ध्वजारोहण जैसा माहौल ही होता है और हम इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो गाँवों में आने वाले समय में जो संभावनाएँ हैं समृद्धि की, वो स्पष्ट रूप से आगे आएँगी, उस पे हम कार्य करेंगे, तो सभी लोग समृद्ध होंगे और सभी लोग समृद्ध होंगे, तो हम एम्पावर्ड होकर के देश के पटल पर, विश्व के पटल पर पुनः चमकेंगे। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर आप तक मैं पहुँचता हूँ। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छी चर्चा। और राम राज्य ग्राम राज्य लाने की जो संकल्पना है और उसमें जो अलग अलग बिंदु जोड़े जा रहे हैं, पवन जी ने बहुत अच्छा बिंदु जोड़ा है कि प्रोसेसिंग पार्ट। तो उसी के साथ में एक जो काम करना है, जो अपने सत्यनारायण की कथा से लेकर हर जगह पे लिखा है कि लकड़हारा ने लकड़े तो इकट्ठे किए, लेकिन उसका मोल लाने के लिए वो फिर बाजार में गया और धनिक बस्ती में गया, और वहां पे बेचने के बाद में उसको पैसा मिला और फिर उसने पूजा की सत्यनारायण की। ये घर घर में हिंदुस्तान में पता है। ऐसी कई कहानियां हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि ग्राम राज्य में उत्पादन होगा, प्रोसेसिंग होगा, लेकिन उसको शहरी कंज्यूमर के साथ में जब तक जोड़ा नहीं जाता, तब तक वो चीजें बेची नहीं जाएगी, और जो ग्राम राज्य में पैसा आना चाहिए वो नहीं आएगा। इस संदर्भ में कुछ बिंदु है, वो बिंदु मैं सिर्फ रखना चाहता हूँ कि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोसेसिंग पार्ट्स होते हैं, या कई महिला बचत गट जो वड़ी बनाते हैं, सेव बनाते हैं, और अभी जो ग्रामीण चीजें बनाते हैं, बनाने वाले तो बहुत है, लेकिन बेचने की समस्या है। तो इसका जो हल हमको दिख रहा है कि हमने कुछ मित्रों से बात भी की है कि शहरी ग्राहक जो है, वो शहरी कंज्यूमर्स जो है, वो कंज्यूमर्स की लिस्ट इकट्ठी की जाए। जैसे कि अभी गैस उपभोक्ता होते हैं, या फिर इनके टेलीफोन धारक होते हैं, अलग अलग ग्राहक मंच होते हैं। इनकी सूची इकट्ठा करके उसके साथ में ये जो प्रोड्यूस है, ऐसा एक सेंटर हो कि जहाँ पे ग्रामीण लोग के जो उत्पाद होते हैं, महिला बचत गटों के उत्पाद होते हैं, वो भी आए,
और ग्रामीण जो शहरी ग्राहक है उनकी भी सूची वहाँ पे रहे, और डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मार्केटिंग के माध्यम से एक दूसरे को यदि हम देते हैं तो वह निश्चित रूप से हम, हमारा जो कंसेप्ट है कि फार्मर टू फार्मर या फार्मर टू कंज्यूमर, ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट होगा। और यही हमको रास्ता दिखता है कि राम राज्य आने का और ग्राम राज्य की वस्तुओं को जो मार्केट मिलने का रास्ता है वो मिलेगा। इस दिशा में हम सभी जितने भी प्रयास कर सकते हैं, या नए नए जो युवा पीढ़ी है इस संदर्भ में जो पहल करेंगी, तो निश्चित रूप से मैं बोलता कईयों को रोजगार मिल जाएगा। कईयों को, आप 2-4 महिला बचत गटों से भी अगर जुड़े हुए हो और 2-4 किसानों से भी जुड़े हुए हो, तो उनके उत्पाद शहरी ग्राहकों को बेचने के लिए वहाँ के ग्राहकों की लिस्ट यदि आप इकट्ठा करते हो, 2-4 मोहल्ले के भी इकट्ठा करते हो शहरी ग्राहक की, अलग-अलग ऑफिसेज में जाके उनके भी इकट्ठा करते हो, तो भी निश्चित रूप से एक रास्ता मिल जाएगा। और कंज्यूमर्स को भी अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे उत्पाद मिलेंगे, और उसका पैसा ग्राम राज्य में मिलेगा। यह एक हमको दिखता है, और यही हमको एक बिंदु दिखता है कि ग्राम राज्य को पैसा आने से ही राम राज्य बनेगा। धन्यवाद। जी, जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे गाँव सशक्त होंगे, तो हमारा राष्ट्र सशक्त होगा और राम राज्य की जो पताका है, हम सब चारों दिशाओं में फैलेगी और फहराएगी। ये जो आज का जो विषय रखा गया है आदरणीय पवन कुमार सर के द्वारा, पुनः जो विषय रखा गया है, वास्तव में यही हमारे योगाहार का सत्संग है, जो पहले से चलता आ रहा था और चलता आ रहा है। और इसमें और भी प्रगाढ़ता और भी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब आवश्यकता ये है कि हम टटोलें कि हम कहाँ प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, कहाँ कंज़्यूमर्स खड़े हैं, और ये लिंकेज भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उसी तरह से है जिस तरह से राम सेतु का निर्माण किया गया, उसी तरह से दिशा में हम भी आगे बढ़ें। और जबकि अब धीरे-धीरे समय भी आज की इस सत्संग का हो रहा है, तो इस क्रम में मैं संभवतः अंतिम हैंडिज है अभी तक का आदरणीय शरद वर्मा सर। तो मैं आप तक पहुँचता हूँ और आपके जो प्रयास हैं, पुरुषार्थ हैं, उसके साथ-साथ आपकी जो आज की वार्ता, आज का जो विचार है और आज के विचार के साथ ही आज के इस सत्संग को यहीं संपन्न करने की भी आप कृपा करें, ऐसी प्रार्थना भी मैं करता हूँ। जी, बहुत अच्छा दिनेश सर जी। और आज जो चर्चा हो रही है गाँव को मजबूत, मेरे ख्याल यही सबसे बड़ी एक राम मंदिर के लिए होगी। गाँव में जो विभाग है, जैसे उद्यानिकी विभाग है, हॉर्टिकल्चर, इससे गाँव को जितना अधिक हो सके जोड़ें। हमारे यहाँ मनीष जी ने इस केसला ब्लॉक को काफ़ी जोड़ा। इस योगाहार में जैसे वर्मा जी हैं तो ग्रेडिंग करके गेहूँ दे रहे हैं। रूप सिंह भैया हैं तो वो इसी योगाहार के सदस्य हैं और वो आपको जैविक तेल दे रहे हैं। दादू हैं, रमेश दादू, जो ठंडा आटा आपको पैक करके दे रहे हैं। और इसके जितने भी नर्मदापुरम के सदस्य हैं, वो सारे हॉर्टिकल्चर से जुड़े होकर अपनी चीजों का अपने खेतों में उत्पादित करके और लोगों को दे रहे हैं। हम लोग हल्दी और साइलेज उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, वो मनीष जी ने बहुत अच्छे से हमारे यहाँ जो गांव को मजबूत करने वाली बात आई, पवन सर जी ने जो बताया, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से इस चीज पे कार्य चल रहा है और भी जरूरत है। एक हॉर्टिकल्चर ने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए है तो उसमें उसके माध्यम से पंजीयन हो जाता है और उसके माध्यम से उपभोक्ता को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ये चीजें उपलब्ध हैं, तो वो हम लोगों से संपर्क करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत अच्छा है और जिस गांव में भी अगर ऐसी योजनाओं को जोड़ना चाहें तो जोड़ना चाहिए। हमने देखा है कि अधिकतर गांव में जो विभागीय योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे से लागू नहीं हो पाती और अगर लागू होती हैं तो वो कुछ लोग तक ही सीमित रह जाती। तो वहां नीचे तक पहुंचना उनका बहुत अनिवार्य है। जो नखून तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती तो वो वहां तक पहुंचे, ऐसा प्रयास होना चाहिए।
और ऐसे प्रयासों में जो जैसे अभी पतंजलि हमारे यहाँ पे जो जिन्होंने अभी तेल सरसों की खेती कराई, तो वो लास्ट छोर तक खेती हुई। तो ऐसे ही प्रयास आगे अगर बढ़ें और जो सरकारी है और प्राइवेट जो बड़े-बड़े हैं, हमारे पतंजलि के माध्यम से हम लोग छोटी-छोटी जो बच्चों के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो वो क्लासेस में बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। उसको संस्कार शाला का नाम दिया गया है और लगभग जैसे 50 गाँव में चल रही है वो। तो वहाँ पे एक बच्ची है जो लगभग 10th 12th पढ़ी हुई है। वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जो 5th तक की बच्चियाँ हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देती है। कैसे संस्कार कैसे रहना चाहिए, अपने माता-पिता से क्या बोलना चाहिए, क्या आदर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें संस्कार में वो निःशुल्क सिखा रही हैं। तो ऐसी जो हमारे यहाँ ये परंपरा चल रही है, घर-घर में हमारे यहाँ यज्ञ चल रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ इस बार जो यज्ञ हुए हैं, वो 1000 घरों में करीब यज्ञ हुआ और यज्ञ के माध्यम से उन लोगों के घर यज्ञ किए जो यज्ञ के विषय में जानते नहीं, उन लोगों के यहाँ पे यज्ञ किए गए और करीब 5000 ऐसी महिलाओं को स्वावलंबी में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें भारत सरकार के साथ मिलके गायत्री परिवार ने दिया। जो महिलाएं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, वहां पे उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई और उनको छोटे-छोटे उद्योगों से जोड़ा गया। आज केसला ब्लॉक में बहुत अच्छा अचार, बहुत अच्छा आपका मशरूम ये मिल रहा है। तो माध्यम से जो शासन जो योजनाएं चला रहे हैं, अगर इन योजनाओं को अंदर तक ले जाने वाले व्यक्ति मिले और वो सरकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचा दें, तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा होगा। आज के समय में जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको गांव के लास्ट छोर तक पहुंचाने वाले आदमी बहुत कम है और जो सरकारी लोग हैं, वो सिर्फ उनकी एक सीमाएं हैं। जैसे विज्ञान केंद्र है, तो हमारे यहाँ का जो विज्ञान केंद्र है बहुत अच्छा है। वो पूरे एरिया में हर चीजों को पहुंचाता है और प्रशिक्षण देता है। जैसे अभी वो मशरूम की ट्रेनिंग दे रहा है, तो हमारे यहाँ से ही 25 उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो कि आखिरी छोर पे रहते हैं और जो मक्के के डंठल से अपनी झोपड़ी बना के उसमें मशरूम पैदा कर रहे हैं और उनसे मशरूम ले हमारे यहाँ प्रधान भी इसमें काफी अच्छे काम कर रहे हैं, जो कि मुर्गियां देते हैं और जैसे 250 ग्राम की उनको मुर्गियों को बच्चे देते हैं और फिर आधा किलो 1 किलो की मुर्गियां वो वापस लेते हैं। तो ये चीज है। बाबई में कुछ अचार की संस्थाएं खुली हैं मनीष जी के द्वारा, जहाँ पे जो अचार विदेशों में जा रहा है और इसकी भी हॉर्टिकल्चर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चीजें जा रही हैं। तो गांव में ये मेरे को देखने आया, मैं बहुत सारे इसमें ग्रुपों में जुड़ा भी, तो गांव में जो योजना है वो लागू नहीं हो पा रही। जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, उनका फंड जो है वो काफी सारा वापस चला जाता है। तो ऐसी योजनाओं को गांव के नीचे छोर तक पहुंचाने वाले ऐसी संस्थाएं काम करें और इसमें मेरे ख्याल हमारे यहाँ जो एक छोटा सा आदर्श ही पैदा मतलब बताया है, तो वैसा ही सारे गांव में होवे। बस इतना ही समय हो रहा है काफी। जी ओम प्रणाम। जी, आदरणीय आपने सारगर्भित रूप से ये जो डेटा प्रस्तुत किया है कि कैसे गाँवों में, खासकर उन गाँवों में जहाँ पर आपकी पहुँच है, आपने देखा है, किस तरह से ये जो गाँव मंदिर हैं, ये सशक्त हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी सूचना आपने दी है और मेरे ख़्याल से आज का जो सारांश भी आपकी वार्तालाप में सामने आ रहा है, वो वार्तालाप जो आदरणीय पवन कुमार सर ने खोली थी, उसको आपने पुष्ट किया है, आगे बढ़ाया है और ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मेरी कल परसों की किसानों के साथ चर्चा में और कुछ व्यक्तियों के साथ चर्चा में भी आपकी ही आज की वार्तालाप रिफ्लेक्ट होती है कि हम बड़े संस्थान के रूप में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जहाँ सरकारी योजनाओं का बहुत अच्छा उपयोग कर लेते हैं और सरकारें भी बड़े संस्थानों को अपनी जो योजनाएँ देती हैं, उनको लाभान्वित करती हैं।
वहीं जो छोटे किसान हैं, छोटे के तबके हैं और खासकर रिमोट एरियाज़ में के जो लोग हैं, उन तक ये जो योजनाएँ हैं पहुँच नहीं पाते हैं और वो एक तरह से अंधकार में रहते हैं। तो वास्तव में इस अंधकार को, क्योंकि बड़ी संस्थाएँ तो कार्य कर रही हैं, उनके पास बहुत सारे तंत्र-मंत्र, यंत्र हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं, छोटे गाँव हैं, रिमोट के गाँव हैं, वहाँ तक इस प्रकाश को, जो सरकारी योजनाओं के प्रकाश को आगे बढ़ाना भी राम मंदिर या ग्राम मंदिर में प्रकाश करना और उसको ध्वजा फहराना जैसा ही होगा। और आप सभी के जो बिंदु वार्ता के रूप में आए हैं, मैं उन्हीं को आज संकलन के रूप में और धन्यवाद के रूप में मानता हूँ और इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से मैं ग्राम देवता को भी प्रणाम करता हूँ और राम देवता को भी प्रणाम करता हूँ। आज की हमारी योग शिक्षक जी को, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को भी और इस योगाहार सत्संग के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद स्वरूप। धन्यवाद, प्रणाम। ओम।